मेरे पापा ने मुझे किसी से मिलवाया था। ही वॉज द डीएम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। तो मैं बड़ा उनसे इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैंने पापा से जाके पूछा कि व्हाट इज़ दिस पोस्ट। फिर से मुझे उस टाइम पे बहुत फैसिनेशन हुआ कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ हमेशा से फिर प्लान बना लिया कि अब यूपीएससी ही क्लियर करना है। और मैं सबको बोलता हूँ कि आपको वही सेम एग्जाम्पल्स नहीं लाने जो सब लोग लिख रहे हैं। 15 साल से अशोक खेमका जी, किरण बेदी जी, आप वही सेम एग्जाम्पल्स लाएंगे, वही सेम एग्जाम्पल्स लगाएंगे। एग्जाम में इवेल्यूएटर भी पढ़ पढ़ के वही सेम बोर हो चुका है। प्रवीण, आपने बताया कि आप न्यूज़पेपर कभी पढ़ते नहीं थे, राइट तो सर। फिर करंट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत टैक्सिंग एक्सरसाइज है। मेरा दिमाग सर, क्योंकि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूँ सर, वहाँ आधी पॉलिटिकल में न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो सर अपने आप को सेग्रीगेट करना है कि मैं रेलेवेंट मटेरियल पढ़ूँ या नॉन रेलेवेंट मटेरियल पढ़ूँ, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इंटरव्यू वाले दिन सर थोड़ा सा मैं भी एंशियस था। एक रात पहले नींद नहीं आई टाइम से। ये लग रहा था क्या होगा, कैसा होगा। ऑल दोज थॉट्स स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड। खराब हुआ तो क्या, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। बट दैट इज़ जस्ट नॉर्मल, आई फील। वो मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है एंड दैट इज़ बाउंड टू हैपन। अगर ना हो तो टेंशन लेने वाली चीज़ है। Hello friends, today we have with us Praveen Yadav. He secured All India rank 582 in UPSC Civil Services exam 2025. He has completed his graduation from Dr. Ram Manohar Lohia Law University, a reputed institute for law. It was his third attempt, second mains and first interview, with law as an optional subject. आज हम इनसे इनका यूपीएससी का जर्नी कैसे रहा है इसके बारे में बातचीत करेंगे। हेलो प्रवीण, हेलो सर। welcome you on the platform of Spectrum IAS Academy थैंक यू सर। and big congratulations for your great achievement. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हम जानना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम यूपीएससी के बारे में आपने कब सोचा? सर फर्स्ट टाइम मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा था, दैट वुड हैव बीन इन क्लास 6th। मतलब मेरे पापा ने मुझे किसी से मिलवाया था। ही वॉज द डीएम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। तो मैं बड़ा उनसे इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैंने पापा से जाके पूछा कि व्हाट इज़ दिस पोस्ट। फिर से मुझे उस टाइम पे बहुत फैसिनेशन हुआ कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ हमेशा से फिर प्लान बना लिया कि अब यूपीएससी ही क्लियर करना है। फिर सर सेकंड थिंग केम इन आफ्टर क्लास 10th। जब रियलाइज़ हुआ 10th में, जब साइंस पढ़ी, लगा कि साइंस बस की बात नहीं है। फिर सोचा ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, प्लान करते हैं। एंड फिर अलाइन भी हुआ। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, तो आई रियलाइज कि यूपीएससी इज़ माई गो टू प्लेस नाउ। तो उसके बाद फिर लॉ किया एंड फ्रक्टिफाई हुआ लॉ कॉलेज जाने के बाद भी। फिर ये प्लान था कि यूपीएससी ही करना है। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, आपने लॉ से ग्रेजुएशन किया है। राइट सर। आपको क्या लगता है लॉ ने आपकी थिंकिंग को कैसे शेप किया है? सर काफ़ी एनालिटिकल बना दिया है सोच। मतलब आई एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग बिटवीन द लाइंस। अब मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, कोई भी क्वेश्चन देखता हूँ या थियोरेटिकल एस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा वो बहुत लिमिटेड नहीं है कि मैंने बस वो पढ़ लिया और हो गया। मेरे को फिर वो बहुत इंक्लूसिव थॉट्स आते हैं कि ये क्यों ऐसा, किस लिए। एंड वो लॉ वाली चीज़ होती है ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हर चीज़ के पीछे एक फैक्चुअल बैकग्राउंड समझना। तो वो काफ़ी वो कर दिया है मुझे लॉ ने। तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है लॉ जैसे एक बैकअप प्लान रखना? सर लॉ एज अ बैकअप प्लान, सर दोज पीपल हु हैव डन लॉ, इट इज़ वेरी गुड। एंड एनी बैकअप प्लान इन दिस प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपको अपना पहले बैकअप सिक्योर करना चाहिए, फिर अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। तो आपके प्रिपरेशन जर्नी में प्रीलिम्स आपने 2 बार दिए, राइट सर। तो प्रीलिम्स के लिए आपकी कैसे स्ट्रैटेजी रही, कैसे प्रिपेयर किया आपने प्रीलिम्स के लिए? सर मैंने पहले कोचिंग नोट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया था अपने। मैंने उनको फोकस किया, साथ में जो यूजुअल बुक रिसोर्सेज जो सब लोग करते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। लेकिन सर एक मेरा बहुत बड़ा चेंज जो ये था, दैट वाज रिविजन। मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम में रादर देन आप 4 सोर्सेज पढ़ो, उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप वो एक सोर्स को 4 बार पढ़ो। सब लोग कहते हैं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको वही सेम चीज़ 4 बार पढ़नी है, 6 बार पढ़नी है, 10 बार पढ़नी है। जब तक पढ़नी है जब तक आपको ये ना पता हो अगर एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे नोट्स में इस पेज पे इस कॉर्नर में लिखा हुआ था ये। तो यू हैव टू हैव अ पिक्चर मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो लिमिटेड रिसोर्सेस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर लोगों को बहुत जल्दी फोमो हो जाता है इस प्रिपरेशन में आके। 4 लोगों से बात करते हैं, 4 लोग पीपल स्टार्ट टेलिंग कि आप ये रिसोर्स फॉलो करिए, आप ये रिसोर्स फॉलो करिए। आपको एक पे ही रहना है, एक एट मैक्स 2।
आप सब्सटैंशिएट करने के लिए 2 कर सकते हैं, बिकॉज एट टाइम्स एक रिसोर्स पूरा सफाइस नहीं करता, बट नेवर मोर देन 2। आप उससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो आप अपने लिए, वो कहते हैं ना सर, कहावत है, आप अपने लिए एक वो खोद रहे हैं, अपने लिए ग्रेव खोद रहे हैं अपने लिए, कि आपको उसमें ही जाना है। तो दैट इज़ समथिंग, आपको 2 ही मैक्सिमम रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, उससे ऊपर नहीं करना। प्रीलिम्स में सीसैट काफ़ी क्रूशियल पार्ट होता है। राइट सर। काफ़ी एस्पिरेंट सीसैट की वजह से आउट ऑफ रेस हो जाते हैं। राइट सर, मतलब ये तो इतना बड़ा सर, आज के पिछले स्पेशली 2022 के बाद सीसैट एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है। आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका 2-3 बार से सीसैट की वजह से रुक रहा था, एंड इस साल डायरेक्टली रैंक आ गई। पीपल टेंड टू इग्नोर सीसैट अलॉट, उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे। मेरी पर्सनली खुद के बहुत लो मार्क्स थे जब मैंने 2023 प्रीलिम्स क्लियर किया था। मेरे खुद के 68 मार्क्स थे सीसैट में, एंड आई रियलाइज कि मुझे इस पर मेहनत करनी है। एंड आई वाज लकी इनफ कि मेरे अगले 2 प्रीसीडिंग अटेम्प्ट्स में, सक्सीडिंग अटेम्प्ट्स में मेरे 140 एंड 120 मार्क्स हैं सीसैट में। तो सीसैट के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? सर मैंने कुछ टॉपिक्स पर फोकस किया जो मुझे लगता था कि ये बहुत वो हैं, रिकरिंग टॉपिक्स हैं। जैसे सर नंबर सिस्टम हो गया, आप 2023 का प्रीलिम्स उठाइए, सीसैट पेपर उठाइए, नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। फिर सर ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस काफ़ी हो गए। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाए, उन पर फोकस किया और उनको अच्छे शॉर्टकट्स ढूंढे, यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू। आज के लोग चैट जीपीटी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके थ्रू मैंने काफ़ी वो ढूंढे शॉर्टकट्स वगैरह, और उनको फॉलो किया। मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? सर मेरे लिए मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है, फर्स्ट वॉज कंप्लीटिंग द पेपर। मुझे लगता है कि अगर कोई मेंस देने जा रहा है तो उसके पास 2 बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, या तो मैं पेपर कंप्लीट कर लूँ और रेस में रहूँ, या मैं पेपर कंप्लीट ना करूँ और डेटा के पीछे भागूँ। तो पहला स्टेप वॉज फॉर मी वॉज पेपर कंप्लीशन। मैंने अपने पहले मेंस में क्लोज टू 48 फुल लेंथ मॉक्स दिए थे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, एंड अराउंड मुझे 20 मॉक्स लगे थे अपना पूरा पेपर कंप्लीट करने में। तो 20 से पहले मेरे 17, 18, 19 ये क्वेश्चंस होते थे। 20 क्वेश्चंस कभी पूरे नहीं होते थे 3 घंटे में। लेकिन जब मेरा लास्ट अटैम्प्ट में मुझे लगा कि मेरे पेपर कंप्लीट होने लग गए हैं टाइम से, तो इस अटैम्प्ट में आई फोकस्ड अ लॉट ऑन डेटा। मुझे लगा कि क्योंकि मेरा पिछली बार मेंस 5 नंबर से रहा था, तो मुझे लगा कि इस बार मुझे कुछ और एडिशनल करना है, एंड दैट एडिशनल वाज सब्सटैंशिएटिंग। आपको हर एक पॉइंट सब्सटैंशिएट करना है, कोशिश करनी है, नॉट सेइंग कि हर एक ही करना है, आपको कोशिश करनी है कि हर एक पॉइंट सब्सटैंशिएट हो जाए। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया? राइट सर, मैंने सर दोनों के लिए सेम ही नोट्स बनाए थे। मैं प्रीलिम्स के लिए भी वही सेम नोट्स पढ़ता था और मेंस के लिए भी वही सेम नोट्स पढ़ता था। हाँ, मेंस के टाइम पे मैं मैगज़ीन पढ़ने का तरीका बदल देता था। जो मंथली मैगज़ीन्स आती थी उन पे मैं ज़्यादातर थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता था, और प्रीलिम्स के टाइम पे मैं कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता था, ताकि मुझे पता प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं थियोरेटिकल। तो एक थोड़ा नज़रिया 1-2 टाइम के बाद लोगों को लग जाता है, तो मैगज़ीन फिर पढ़ने का तरीका ज़रूर बदल गया था। जीएस पेपर 4 में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स है, राइट सर। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसके लिए? पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूंगा, आई स्कोर्ड 120 इन एथिक्स दिस ईयर। एथिक्स के लिए सर एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मुझे लगता है, दैट इज़ सब्सटैंशिएटिंग। आपको पहले तो हर एक पॉइंट सब्सटैंशिएट करना है, और मैं सबको बोलता हूँ कि आपको वही सेम एग्जांपल्स नहीं लाने जो सब लोग लिख रहे हैं 15 साल से। अशोक खेमका जी, किरण बेदी जी, आप वही सेम एग्जांपल्स लाएंगे, वही सेम एग्जांपल्स लगाएंगे। एग्जाम में एवेल्यूएटर भी पढ़ पढ़ के वही सेम बोर हो चुका है। यू विल हैव टू ब्रिंग इन डिफरेंट एग्जांपल्स। मैं फॉलो करता था बेटर इंडिया का इंस्टाग्राम पेज, मैं फॉलो करता था यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह। मुझे कभी भी लगता था कि कुछ भी इंस्पायरिंग आ रहा है, मैं उसको अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में लिख लेता था, ताकि मुझे ये ना हो कि मैं अगर कहीं और बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मुझे कॉपी ढूंढनी पड़े और मैं एग्जाम्पल लिखूँ। मैं तुरंत ही उसको अपने नोट्स ऐप में लिखता था, और वही सेम मैं एग्जाम्पल्स एथिक्स के बार बार पढ़ता था। वो मेरे दिमाग में इनग्रेंड हो गए थे, ताकि जब मैं पेपर लिखने गया तो मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे क्या लिखना है। मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक एग्जाम्पल था, क्योंकि मेरे पास वो 200-300 एग्जाम्पल्स की लिस्ट थी, तो मैं वो कहीं भी लिख सकता था, लाइक दैट। Why you chose law as an optional subject and how it helped you in the preparation? सर लॉ पर्सनली सर फर्स्ट वाज ऑब्वियसली कि मुझे सर इट वाज अ ग्रेट बैकअप ऑप्शन ऑनेस्टली। मतलब मुझे लगता है कि मैंने वही अभी बोला कि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉ मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में ऐसी पोजीशन ले जा सकता है जहाँ आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ़ आई डोंट क्लियर द यूपीएससी एग्ज़ाम। सर लॉ हेल्पिंग मी इन माई प्रिपरेशन
द बिगेस्ट बेनिफिशियरी वुड बी पॉलिटी। मुझे सर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ने के बाद मैंने कभी भी GS2 की सेपरेट तैयारी नहीं करी। मैं हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के नोट्स पे रिलाई करता था और सोसाइटी के नोट्स पढ़ता था सोशल इश्यूज़ वगैरह के लिए। बस यही 2 टॉपिक्स मेजरली मैं GS2 के लिए करता था। एंड आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरे GS2 में दोनों मेंस में बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं। और दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम लोग केस लॉ ऐसे पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे इनग्रेंड है कि हम हर एक पैरा, हर एक लाइन को किसी केस लॉ से एसोसिएट कर सकते हैं। How do you structure your answers? सर स्ट्रक्चर आई फील सर वो तो मेजरली एवरी वन स्ट्रक्चर्स द सेम। फर्स्ट इंट्रोडक्शन आई यूज टू फोकस ऑन वन हेडिंग, दैट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. I used to focus on the substantiating part in that. I tried to bring in a third dimension जो क्वेश्चन में डिमांड नहीं की जाती थी, स्पेशली इन एथिक्स पेपर जहाँ सिर्फ 1 या 2 डिमांड की गई हैं. उसके अलावा मैं तीसरी लेके आता था, दैट वाज हाउ टू ब्रिंग इट इन अ सिविल सर्वेंट. बिकॉज वी आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, द एक्चुअल पेपर इज़ फॉर अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. आई फील द होल पॉइंट ऑफ एथिक्स पेपर इज़ हाउ डू यू इनकलकेट दैट इन अ सिविल सर्वेंट. तो मैं वो थर्ड डायमेंशन हमेशा एक्स्ट्रा लेके आता था. And I used to conclude with a 2 or 3 line conclusion. प्रिपरेशन के दौरान इनिशियली आपकी क्या मिस्टेक्स हुई और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? सर प्रिपरेशन के टाइम पे मेरी सबसे पहली मिस्टेक वाज कि मैं सर पहले अटैम्प्ट पे बहुत प्रीलिम्स के मॉक्स दे रहा था, लेकिन मैं उनको एनालाइज नहीं कर रहा था. दैट वाज समथिंग, मुझे लगा कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है. प्रीलिम्स मॉक्स देना और एनालाइज ना करना इज़ जस्ट लाइक कि मैं सुबह जाके कुछ टिक करके आ गया, शाम को मुझे पता नहीं मैंने क्या किया. दैट वाज समथिंग, वो सब्सिक्वेंट 10-20 पेपर्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुई और मैंने वो वहीं पर करेक्ट करी है. ड्यूरिंग मेंस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ओवरडू की थी आंसर राइटिंग. आफ्टर अ सर्टेन स्टेज जहाँ मेरे पेपर कंप्लीट होने लग गए थे, मुझे रुक के थोड़ा डेटा के ऊपर भी फोकस करना चाहिए था. अगर किया होता आई एम श्योर उस अटेम्प्ट में ही कुछ ना कुछ सक्सेसफुल मिलता. लेकिन बिकॉज लास्ट टाइम की लेसन्स थे मेरे पास, इस बार मैंने आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत लिमिटेड फोकस किया, तब तक ही जब तक मेरे पेपर्स कंप्लीट हो रहे थे. उसके बाद आई फोकस्ड ऑन द डेटा. हाउ डिड यू डील विद प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी? सर आई हैव दिस वेरी डिफरेंट थिंग गोइंग ऑन इन माई प्रिपरेशन थिंग. मैं सर 6 से 7 घंटे पढ़ता था इफेक्टिव. मुझे लगता था कि अगर मेरा माइंड कह रहा है कि अब नहीं पढ़ाई हो रही तो मैं छोड़ देता था. एंड मेरी आदत थी सर, मैं एक एक्टिविटी हमेशा, मैं शुरुआत से ही मेरी लॉ कॉलेज से ही आदत थी कि मैं स्पोर्ट्स खेलता था. बैडमिंटन आई प्ले रेगुलरली एंड आज भी मैं दिन में 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ, नो मैटर वॉट. अगर मैं शाम को 10 बजे भी जा रहा हूँ तो 10 बजे ही मैं अपने दोस्तों के साथ जाके बैडमिंटन खेल के आऊँगा. तो एनी वन एक्टिविटी, एनी वन फिजिकल एक्टिविटी आपका वो मेंटल प्रेशर रिलीव करता है. आपके लिए वो मेंटल फटीग जो होता है, पढ़ने के लिए आपको बोर हो रहे हो, वो रिलीव करता है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन के बारे में आप क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन? सर आई फील UPSC पेपर बिना कंसिस्टेंसी और बिना डिसिप्लिन के क्लियर हो ही नहीं सकता. मैंने ये ज़रूर कहा कि मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन वो 6 से 7 घंटे हर दिन पढ़ता हूँ. इट इज़ नॉट कि मैं आज 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर मैं 2 दिन छोड़ दूँ, फिर मैं सोचूँ चौथे दिन दोबारा वापस पढ़ लूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क, नॉट जस्ट दैट. आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी. आप सिर्फ 4 दिन हार्ड वर्क करो, बाकी 6 दिन मेहनत ही ना करो, देन देयर इज़ नो पॉइंट. You have to be consistent in that. That is very important. What habits kept you consistent during the preparation? Sir, one was the focus on the goal. That was something which I realized कि अगर लाइफ थोड़ी भी स्टेबल बनानी है, बिकॉज सर मैं ये कहूँ अच्छी या बुरी, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. दैट कुड हैव बीन इन माई लीगल प्रोफेशन ऑल्सो, बट द जॉब एटलीस्ट गिव्स मी स्टेबिलिटी इन माई लाइफ. दैट गिव्स मी द prestige, the everything which UPSC has to offer. So I feel the goal was the biggest motivator for me. The goal of achieving this, clearing this exam was the biggest motivator for me. प्रवीण, आपने बताया कि आप न्यूज़पेपर कभी पढ़ते नहीं थे, Right sir. तो फिर करंट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत टैक्सिंग एक्सरसाइज है. मेरा दिमाग सर, क्योंकि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूँ सर, वहाँ आधी पॉलिटिकल में न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो सर अपने आप को सेग्रीगेट करना है कि मैं रेलेवेंट मटेरियल पढूं या नॉन रेलेवेंट मटेरियल पढूं, वो बहुत बड़ा वो हो जाता है. जहाँ मुझे न्यूज़पेपर 1 घंटे में ख़त्म कर लेना चाहिए, वहाँ 1.5 से 2 घंटे में जा रहा है न्यूज़पेपर. तो मेरे लिए वो सर एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं थी. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं सर पहले मंथली मैगजीन्स के ऊपर फोकस करता था.
और फिर ईयर के एंड में मैं सर कोशिश करता था कि जो ईयरली मैगजीन्स आती हैं उन पर फोकस करूँ करंट अफेयर्स के लिए, और वो बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल लाते थे। तो दैट वे माई आई साइट इज़ ओनली फोकसिंग ऑन द गोल। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ यूपीएससी का मटेरियल ही पढ़ना है, मुझे ना लेफ्ट का पढ़ना है या ना राइट का पढ़ना है। इट इज़ ओनली रेलेवेंट फॉर यूपीएससी। तो ऑल्दो मैंने सर कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं किया। इंटरव्यू स्टेज में मुझे लगता है न्यूज़पेपर से अच्छा रिसोर्स कुछ नहीं हो सकता इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज वहाँ इंटरव्यूअर्स हमेशा रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चंस 90% वहीं से आएंगे इंटरव्यू में एटलीस्ट। तो इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए। कुछ लोग जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है वो लोग पढ़ सकते हैं, तो उससे थोड़ा फ्लुएंसी आ जाती है और आंसर राइटिंग की थोड़ी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश तो यू कैन अवॉइड न्यूज़पेपर एंड फोकस ऑन द मंथली मैगजीन्स। So instead of newspaper reading for pre and mains, राइट सर, you can refer magazines, Right, monthly magazines and yearly books. राइट सर, They provide crux of the current affairs. राइट सर। सर जब कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, दे आर हायरिंग ए इंटायर टीम फॉर दैट, आप कर रहे हैं पूरा एक वो आ रहा है, मंथली आउटपुट आ रहा है, यू ब्रिंगिंग आउट डेली एडिटोरियल्स वगैरह, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ गोइंग देयर एंड डूइंग दैट मैकेनिकल एक्सरसाइज अपने आप से? It's a wastage of time. Then. It's not just wastage of time like that, but yeah, मतलब you can use that time somewhere else in a more productive way at least. प्रवीण, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, तो Right, sir. आपने प्रैक्टिस या जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया? सर बिकॉज सर मेरा सेकंड प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम प्रैक्टिस करी थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक आखिरी अटैम्प्ट और देना है, थर्ड अटैम्प्ट अपना। फिर मैंने थर्ड अटैम्प्ट का प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, लेकिन मैं प्रीलिम्स देने से पहले ही श्योर था कि मेरा आखिरी अटैम्प्ट है और मैं इसके बाद नो मैटर व्हाट मैं मेंस के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगा। तो मेंस जिस दिन ख़त्म हुआ उसके अगले दिन ही मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया एंड बाय 15 सितंबर आई स्टार्टेड वर्किंग। थोड़ा मुश्किल था शुरुआत में बिकॉज लिटिगेशन बहुत डिमांडिंग वर्क है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। आप सुबह जा रहे हैं 9 बजे, रात को आप 10 बजे फ्री हो रहे हैं, 11 बजे फ्री हो रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करता था कि जो मेरा ट्रैवल टाइम था मैं उसमें न्यूज़पेपर पढ़ता था, बिकॉज इंटरव्यू वाली स्टेज थी, तो इंटरव्यू के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। और फिर सर कोशिश करता था कि कुछ वीडियोस किसी की मिल जाएं, तो मैं सर यूजुअली वीडियोस पर रिलाई किया इस फेज़ के बीच में, क्योंकि मेरा इंटरव्यू उस टाइम था जब मैं वर्किंग था, तो मैं यही सब रिसोर्सेज फॉलो करता था। एंड आई फील अगर आपका एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन वाली जॉब है तो इट इज़ मैनेजेबल विद जॉब ऑल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी तभी आप प्रिपेयर कर पाएंगे, बिकॉज मेरा जॉब फिक्स टाइमलाइन की नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक हुआ था। बट अदरवाइज़ अगर आप 9 to 5 9 to 6 में हैं तो आप इजीली 3 से 4 घंटे दिन के निकाल सकते हैं एंड दैट विल डू इट। देर आर लॉट ऑफ रैंकर्स जो जॉब के साथ रेगुलरली प्रिपेयर करते हैं और क्लियर करते हैं पेपर। इंटरव्यू का आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और एक्चुअल यूपीएससी का इंटरव्यू कैसे था आपका? सर इंटरव्यू एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्टेज है यूपीएससी की, मुझे ऐसा लगता है। इट डिपेंड्स अ लॉट कि आपका वो दिन कैसा था, उससे पहले के दिन कैसे थे, आपका माइंडसेट क्या था, इंटरव्यूअर का माइंडसेट क्या था। बट ऑल इन ऑल आपको कॉन्फिडेंस से जाना है। नो मैटर व्हाट, आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, ख़राब जा रहा है, आपको इंटरव्यू के बीच में कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। इंटरव्यू वाले दिन सर थोड़ा सा मैं भी एंग्शियस था, एक रात पहले नींद नहीं आई टाइम से, ये लग रहा था क्या होगा कैसा होगा, ऑल दोज थॉट्स स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड। ख़राब हुआ तो क्या, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या। बट दैट इज़ जस्ट नॉर्मल आई फील, वो मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है एंड दैट इज़ बाउंड टू हैपन। अगर ना हो तो टेंशन लेने वाली चीज़ है, लेकिन बिकॉज हो रहा है आप आराम से कॉन्फिडेंस से जाइए। और बोर्ड तो सर काफ़ी सिमिलर था मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिकॉज आज के टाइम में जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं 90% ऑफ देम वो लोग वही लोग हैं जो अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं एंड फिर बाद में आके बाहर रिटायर होने के बाद ले रहे हैं। तो दैट वे आपको एक अंदर का एक एक्सपीरियंस पता लग जाता है और इट इज़ मोर अबाउट टॉकिंग आई फील रादर देन आप किसके सामने बात कर रहे हैं, आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर वो आपको कॉर्नर कर रहे हैं तो आप कैसे रुक रहे हैं। मेरे से एक बोर्ड मेंबर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम रिडंडेंट नाउ, इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्क्रैप इट। तो ऐसे मोमेंट पे आपको याद रखना है कि आपको कभी भी इसमें केव इन नहीं करना, आपको अपना स्टैंड लेके चलना है। एंड आई टोटली टोल्ड हिम, मैंने कहा सर आई डू नॉट अग्री विद यू ऑन दिस, आई फील कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बाई फार द बेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ दिस कंट्री, इट इज़ बाई फार द थिंग दैट इज़ कीपिंग अस स्टेबल एंड अगर ये नहीं होगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। तो आपको अपना स्टैंड मेंटेन करना है, जस्ट बिकॉज सामने बोर्ड मेंबर क्या कह रहा है आपको उनके साथ नहीं जाना। तो आप अगर ये सब चीज़ें आप मेंटेन करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा।
एग्ज़ाम के पहले चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस के पेपर्स हो, तो उसके पहले कुछ स्ट्रेस फील होता है या उसको कैसे मैनेज किया यदि फील होता है तो? सर मुझे तो बहुत होता है। मैं तो हर साल प्रीलिम से पहले मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले से नींद नहीं आ रही। सोचने लग जाता हूँ कि पेपर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट आई फील दैट इज़ वेरी नॉर्मल, हर किसी के साथ होता है। डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। अगर नहीं हो रहा आखिरी दिन मत पढ़ो, डू नॉट स्टडी ऑन द लास्ट डे, प्ले सम स्पोर्ट, रिफ्रेश योर माइंड, वॉच अ मूवी। लास्ट ईयर मैंने प्रीलिम से पहले एक मूवी देखी थी, प्रीलिम से एक रात पहले। मैं सबको कहता हूँ यही करिए। मैंने मेंस से पहले बैडमिंटन खेलने गया था रात को, आई थॉट कि थोड़ा हो जाएगा। मेंस के बीच में बैडमिंटन खेलने गया था। तो आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपका वो थोड़ा मेंटल प्रेशर कम कर देता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगता है मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे लिए इस साल काम किया, दैट वॉज डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स। आप कभी मन में ये सोच के मत जाओ कि इस साल मेरा यूपीएससी क्लियर होगा। बस ये सोच के जाओ कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा, जो होगा अच्छा होगा। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। मैंने इस साल पूरे साल कभी एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कंफर्म क्लियर कर दूंगा या मैं ये कर लूँगा। आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई वर्क। आप करो, मेहनत करो, आई एम प्रीटी श्योर ये नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप जो भी करेंगे लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि मेरे पास मैंने बैकअप इस साल मेंस के बाद बनाया था, तो आई थॉट अबाउट इट। अगर नहीं होगा फाइनल डे पे कोई बात नहीं, आई एम प्रीटी श्योर लॉ में कुछ और अच्छा करेंगे। तो दैट शुड बी द माइंडसेट। द माइंडसेट शुड नॉट बी कि आई हैव टू क्लियर दिस एट एनी कॉस्ट। दैट वे फिर आप इसमें कंज्यूम होने लग जाते हो। आपको हर वर्ड लिखने से पहले प्रेशर आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा मैं लाइफ में। तो वो चीज़ थोड़ा सा रख के चलना है, सब अच्छा होगा। आप आपका 100% दीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए। एग्जैक्टली, एक्सपेक्ट द वर्स्ट, गिव योर बेस्ट। लेट अस हैव रैपिड फायर राउंड। राइट सर। You are expected to give answer in one word or one sentence. ओके, परफेक्ट सर। Law or UPSC? यूपीएससी सर। Business or civil services? सिविल सर्विसेज एंड NDA or UPSC? यूपीएससी सर। Late start or early start? Sir, I'll have to take a bureaucrat's way in this. I'll say not a very early start, but not too late also. So probably just after your college or in your final year. One mistake aspirants usually do. Sir, not analyzing their papers and writing less number of mocks. One advice for beginners. Focus on revision. That is something my seniors told me, and I focused on that. I'm pretty sure if you do, you'll definitely clear the paper. जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, यूपीएससी उनको क्रैक करना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? आई फील टेक हेल्प ऑफ सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मुझे ऐसा लगता है जिसके पास भी रिसोर्सेज हैं, जिसके पास भी फाइनेंशियल बैकिंग है थोड़ी भी, एंड बिकॉज आजकल काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रो बोनो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हेल्प लीजिए। बिकॉज आप जो मेहनत करोगे, जो आप टाइम वेस्ट करोगे वो रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, वो कोचिंग ऑलरेडी आपके लिए कर रहे हैं। आपके लिए आप एक बुक पढ़ के जाओ, आप सोचो कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए। आप मटेरियल पढ़िए जो रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, आप वो पढ़ेंगे। आपको पता है एक बुक पढ़ने के बाद आप 2 क्वेश्चन निकालो, उससे अच्छा है कि आप एक मैगजीन पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो अगर किसी की हेल्पिंग हैंड मिल रहा है तो प्लीज़ टेक यूज़ ऑफ दैट एंड फोकस ऑन रिविजन, बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, डू नॉट लाइक डिले एवरीथिंग, पोस्टपोन थिंग्स, जस्ट डू इट दैट डे इटसेल्फ एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट विल हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। प्रिपरेशन में सोशल मीडिया या कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहे आपको? राइट सर। मैं सर हमेशा से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहा हूँ, फेसबुक पे भी एक्टिव रहा हूँ, बट मैंने सर बहुत लिमिटेड यूज़ किया था। आई टेल पीपल ऑल्सो कि आप जब तक सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर रहे हैं, इट विल हेल्प यू आउट। मैंने भी आपको GS4 के एथिक्स के एग्जाम्पल्स का बताया था। मैं बेटर इंडिया का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करता था एंड आई एम प्रीटी श्योर वो दिन में 1 से 2 अपडेट ज़रूर देते हैं, तो मैं उसमें से देख के अपनी बनाता था। आई यूज़ टू फॉलो ANI चैनल ऑल्सो, तो उससे थोड़ा न्यूज़ का भी अपडेट रहता था। बिकॉज मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, तो मेरे लिए ये अलग रिसोर्सेज ढूंढना बहुत ज़रूरी था कि कहाँ से मैं न्यूज़ का कंपार्टमेंट पूरा करूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स है, चैट GPT, इनसे कुछ हेल्प हुई आपको प्रिपरेशन? मैं सर आई कांट टेल यू कि मैंने उनको कितना यूज़ किया है। मेरा चैट GPT अब तक तो ट्रेंड है कि मैं अगर उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो प्रोज कॉन्स एग्जाम्पल सब कुछ दे देगा मुझे, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पुट इन कर रहा हूँ। मैंने बहुत यूज़ किया है जेमिनाई का एंड चैट GPT का। जेमिनाई स्पेसिफिकली फॉर माई लॉ ऑप्शनल, चैट GPT फॉर माई GS पेपर्स। मैं उनका काफ़ी यूज़ करता हूँ और आई सजेस्ट पीपल आप भी करिए। डेटा के लिए हेल्प करिए। आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ईजी करने के लिए, PIB के डॉक्यूमेंट्स ईजी करने के लिए, फीड दैट इन द whatever the AI prompt you're using, use that
आप उनको कंसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने एक्चुअल आंसर्स में. Thank you, Praveen, for sharing your insights and your success story with your aspirants. Thank you so much, sir. And wish you all the best for your career ahead. Thank you, sir. It was lovely talking to you.